नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे हमारा लेक्चर क्रमांक 2 ट्वेल्थ का फसल उत्पादन हम पढ़ाई कर रहे हैं। ट्वेल्थ में फसल उत्पादन की हम पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपके साथ आज दूसरे दिन के लिए जुड़ा हूं। लगातार हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेरा कंप्लीट है। तो हम आज बात करेंगे फसल उत्पादन के लेक्चर क्रमांक 2 की। इसके पहले हमने जल निकास के बारे में पढ़ा था, ड्रेनेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जल निकास को क्यों जरूरी है खेत में से निकालना। अरे सड़ा गला जल पड़ा रहेगा तो बीमारियां आएगी, और बीमारियां आएगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन अगर कम हुआ तो बैंक वाले हमारे घर आएंगे। इसीलिए हमको अतिरिक्त जल को बाहर निकालना है और फसल के उत्पादन को हमें बढ़ाना है, ताकि बैंक वाला हमारा घर में आए, हम बैंक जाएं। ठीक है बेटा। अब जल निकास की आवश्यकताएं पढ़ेंगे अपन, क्या क्या आवश्यकताएं होती है बेटा। ठीक है बेटा, देखो ये शायद हमने पढ़ लिया था, ये शायद हमने पढ़ लिया था कल, कि नहीं पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा था। इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं हम बेटा जल्दी जल्दी से। देखो, भूमि में नमी अधिक होने पर, अरे ये कल बता दिया था तुम्हें, भूमि में नमी अधिक होने पर वायु का संचार खराब हो जाता है। और मैंने बताया था आपको, पानी में सांस नहीं ले सकते हो तुम। पानी में डूब जाओ, सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन नहीं होती है। और जब वहां पर नमी है, जल अधिक भरा रहेगा, तो वायु का संचार खराब हो जाएगा। किसका? वायु का संचार खराब हो जाएगा। इससे जड़ों की कोशिकाओं में श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का विघटन एवं मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। क्योंकि अगर जल हमेशा पानी में डूबी रहेगी तो वहां की कोशिकाएं कभी श्वसन नहीं करेगी बेटा, क्योंकि श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, तब तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक जगह ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एक जगह ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोनों क्रिया होना जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ भी श्वसन होना जरूरी है और बिना ऑक्सीजन के साथ भी श्वसन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो पौधा श्वसन कैसे करेगा? अरे मर जाएगा। तुम भी पानी में जब डूब जाते हो, नदी में कहीं नहाने जाते हो, और जब 2 मिनट के लिए पानी के अंदर रहते हो तो श्वसन नहीं कर पाओगे तो मर जाओगे। उसी प्रकार हमारा पौधा भी बिना श्वसन के मर जाएगा। अब देखना बेटा, जो कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है और जो मृदा के अंदर जो जीवाणु होते हैं, अरे मृदा के अंदर जीवाणु होते कि नहीं होते? सुना है तुमने कभी जीवाणु? अरे जब हल्की हल्की बारिश गिरती है, जब हल्की हल्की बारिश गिरती है तो भीनी भीनी खुशबू आती है। अरे क्या आती है? भीनी भीनी खुशबू आती है। और जब भीनी भीनी खुशबू आती है, जब किसकी याद आती है? अरे उसी की याद आती है। किसकी? अरे बैक्टीरिया की, एक्टिनोमाइसिटीज। और किसी की मत बोलना तुम। और किसी की याद नहीं आती बेटा, और किसी को याद नहीं करना है। सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी पुस्तकें ही अपने साथ वफादार होती है, बाकी सब लोग बेवफा होते हैं। ठीक है बेटा। तो जो बारिश, जो मृदा जीवाणु रहते हैं बेटा, वो मृदा जीवाणु जब पानी वहां पर भरा रहेगा तो जो मृदा के जो जीवाणु होते हैं वो भी बेटा, जो मृदा के जो जीवाणु होते हैं वो भी अक्रियाशील हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? अक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट है, मृदा में जल की अधिकता से मृदा का ताप गिर जाता है। अरे मैंने कल बताया था, याद करो, कल बताया था कि अगर मृदा में जल भरा रहेगा तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके बाद एक बात और बताई थी कि बैक्टीरिया भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न तापक्रम पर ही काम करते हैं। अगर मृदा का तापमान कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया की जो क्रियाशीलता होती है बेटा, जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो भी कम हो जाएगी। और जब जीवाणुओं की क्रियाशीलता ही कम हो जाएगी, मृदा के द्वारा पोषक तत्व ही प्लांट के अंदर नहीं जाएंगे, अरे प्लांट के अंदर पोषक तत्व ही नहीं जाएंगे तो उत्पादन बेटा गिर जाएगा। और उत्पादन अगर गिरा तो बैंक वाले हमारे घर आ जाएंगे। अपने को ऐसा नहीं करना, बैंक वाले को अपने घर नहीं बुलाना है बेटा। अपने को उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए अतिरिक्त जल को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बहुत सी आवश्यक जो भौतिक एवं जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। यह पॉइंट मैंने आपको कल बता दिया था, बहुत अच्छे से इस टॉपिक इस पर अपनी बात हो गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा अपना, खड़ी फसलों में
अधिक जल के कारण उनके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अरे गधो, तुमने देखा होगा बारिश के समय में हम सोयाबीन की फसल लगाते हैं, और सोयाबीन की फसल लगाते हैं, और जब अत्यधिक बारिश हो जाती है, जब अत्यधिक बारिश हो जाती है और हमारी सोयाबीन की फसल खड़ी रहती है, और लगातार बारिश होने की वजह से पूरे खेत में पानी लबालब भरा रहता है, और उस भरे हुए पानी में हमारी बेचारी सोयाबीन की फसल उस पानी से लड़ते 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 अंततः अपनी जान दे देती है, अपनी मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए अतिरिक्त जल खेत में नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा? अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा? अगला पॉइंट है, अरे ये तो कल बता दिया था, अपनी बात हो गई थी इस बारे में, तो ये तो अपनी बात हो गई थी इस बारे में, तो यहां पर अपनी बात चल रही थी बेटा, 7वें पॉइंट पर अपनी बात चल रही थी कल। अत्यधिक जल की उपस्थिति में पौधे की जड़ें, अत्यधिक जल की उपस्थिति में पौधे की जड़ें छोटी मोटी और मांसल हो जाती है। जब पानी की मात्रा अत्यधिक रहेगी, जब पानी की मात्रा अत्यधिक रहेगी, तो फलों जो पौधे की जो जड़ें हैं बेटा वो छोटी रह जाएगी। अरे जड़ें जो है छोटी रह जाएगी, वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि उनमें क्या नहीं होगा बेटा, श्वसन नहीं होगा, उनमें जैविक अपघटन नहीं होगा। और जब श्वसन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, और उन भोजन को तोड़ने का काम श्वसन करता है बेटा। उस भोजन को तोड़ के जो ऊर्जा बनाने का काम है वो कौन करता है बेटा? श्वसन की क्रिया होती है, उसी में जो पौधे होते हैं वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है, प्लांट का जो पौधा है वो अच्छे से श्वसन ही नहीं कर पा रहा है बेटा, और जब श्वसन ही नहीं कर पा रहा तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए जड़ें छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है और मांसल हो जाती है। परिणाम स्वरूप जड़ों द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करने की गति एवं पौधे की वृद्धि दर घट जाती है। अरे जड़ों के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं बेटा। देखो ये जो जड़ है ना अपने बेटा, इस जड़ों में, इन जड़ों में छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं बेटा। इन जड़ों में छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं बेटा। और ये रूट हेयर क्या करते हैं बेटा? जल को खींचने का काम करते हैं, जल को खींचने का काम करते हैं। और जब यहां पर पूरा जल भरा रहेगा, और जल भरे रहने की वजह से उसकी जो शोषण क्षमता, अवशोषण की क्षमता होती है, जो अपने पास जो जड़ है उसमें जो मूल रूम पाए जाते हैं, अरे मूल रूम पाए जाते हैं, उनकी खींचने की क्षमता वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो पोषक तत्व ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब पोषक तत्व पत्तियों पर नहीं पहुंचेंगे तो पत्तियां मुरझाकर गिरने लग जाएगी, पीली पड़ जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारा पौधा मर जाएगा। और अगर हमारा पौधा मर गया तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमारा पौधा और हमारी फसल हमारे लिए एक बच्चे के रूप में, उसका एक बच्चे की तरह उसका हमें क्या करना चाहिए बेटा? रख रखाव या देखभाल एक बच्चे की तरह रखना चाहिए। जब हम उस बच्चे की तरह ही उसका देखभाल करेंगे हमारी फसल का, तभी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा बेटा, तभी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। आया समझ में? कुल मिलाकर सारी चीजों का एक ही सार निकल रहा है कि खेत से अतिरिक्त पानी हमें निकालना ही पड़ेगा। अगर खेत से अतिरिक्त पानी नहीं निकाला तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? इसके बाद मृदा में सदैव नमी बनी रहने के कारण फसलों के कुछ रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अरे लगातार पानी भरा रहेगा, वहां पर नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो नमी के कारण पनपती है। फसलों में कुछ कुछ बीमारियां इस प्रकार से होती है जो नमी के कारण पनपती है। तो वे बीमारियां जो होती है वो इसमें आसानी से पनपने लग जाएगी बेटा। ठीक है, जल के अधिक समय तक भरे रहने से किसी भी स्थान की मृदा दलदली हो जाती है। अरे दलदली कल ही बताई थी तुम्हें, दलदली हो जाती है, कल ही बताया था दलदली हो जाती है, और फसलों का उत्पादन के योग्य नहीं रहती है, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। बस घूम फिर के बात वही आ रही है कि जल का निकास हमें करना है, घूम फिर के बात वही आ रही है कि हमें जल का निकास करना है। बेटा समझ में आ रहा है? एक बार जो भी ऑनलाइन है मुझे थंब कर दे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अब बेटा, अब अपना अगला पॉइंट है, अब हमारा अगला पॉइंट है जल निकास का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव अथवा जल निकास के लाभ। जल निकास करने से हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल निकास करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि जल निकास से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है। पहला लाभ तो है जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। अरे घुमा फिरा के बात एक ही आनी है, खेत से जल निकालेंगे उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। क्या तुम, आप बताओ, आप लगातार ऐसी जगह पर रहना चाहोगे जहां पर गंदगी हो, पूरा पानी भरा रहे, मच्छर उत्पादन, मच्छर भिनभिनाए अपने आसपास? क्या तुम ऐसी जगह रहने चाहोगे? या अपने बच्चे को ऐसी जगह रखना चाहोगे? कि सर बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे, हम उसे साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहेंगे। तो अपनी फसलें भी बेटा अपने लिए एक बच्चे की तरह होती है, तो हम उन्हें भी साफ सुथरी रखना चाहेंगे। जितनी हम उसकी केयर करेंगे बेटा, जितनी हम देखभाल हमारी फसलों की करेंगे, फसलें ही उतना देखभाल बेटा हमारी करेगी। अगर हम फसलों की देखभाल नहीं करेंगे तो फसलें भी हमारी देखभाल नहीं करेगी बेटा। इसलिए फसलों की देखभाल हमें करना जरूरी है। अगर हम उसकी देखभाल करेंगे तो वो हमारी देखभाल करेगी। इसीलिए जल निकास बहुत बेटा जरूरी है। भूमि में वायु संचार बढ़ता है। अरे जैसे ही जल अतिरिक्त जल हट जाएगा, वायु आने लगेगी और वायु का संचार धीरे धीरे भूमि में बढ़ना लगेगा, जिससे जड़ों की वृद्धि अधिक होती है तथा जड़ें गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करती है। अगर जल हट जाएगा तो जड़ों को फैलने का भी स्थान मिलेगा, जड़ों को फैलने का भी परिपक्व एक स्थान मिलेगा बेटा। इससे पोषक तत्व भी वो आसानी से ग्रहण कर सकेगी बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार बेटा थंब कर दो जिसको समझ में आ रहा है, तो मुझे भी क्लियर हो जाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं पर जल निकास से भूमि का तापमान। जल निकास से भूमि का तापमान अनुकूल रहता है, जिसके कारण जीवांश पदार्थ का विघटन अधिक होता है। अरे जब अनुकूल तापमान उसे मिलेगा, जब अनुकूल कंडीशन उसे मिलेगी, जब अनुकूल परिस्थितियां उससे मिलेगी प्लांट को, और जब सारी परिस्थितियां एक पौधे के अनुकूल होती है, तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करता है बेटा, बहुत अच्छे से जीवन यापन करता है। उदाहरण के रूप में जब हमें भी सारी व्यवस्थाएं मिलती है, जब हम सरकारी नौकरी या बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्टेड हो जाते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर कर, तो हमारा जीवन भी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है। जहां पर हाथ रख देते हैं वो चीज हमारी हो जाती है बेटा। कोई भी रिश्तेदार जिन रिश्तेदार को बोल दे चाचा ये करना है, मामा ये करना है, मामा बोलते हैं हाँ पढ़ा लिखा बेटा है, नौकरी वाला बेटा है, जैसा ये बोला वैसा करते रहो। और अगर बेटा सही समय पर अगर नौकरी नहीं लगती है, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, हाँ इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि लगातार पढ़ाई करोगे कक्षा 12वीं से तो नौकरी तुम कृषि विभाग में लेकर जाओगे। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे बेटा तो नौकरी नहीं लगेगी। अरे मामा चाचा नाना तो छोड़ो, अपने पापा ही अपनी बात नहीं सुनेंगे बेटा। तो थोड़ा सीरियस होना है अपने को, जीवन में कुछ करना है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, फलस्वरूप अंकुरण अच्छा होता है। अरे जितने अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे उतना अच्छा अंकुरण होगा। अरे जितने अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे बेटा, जितने अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे उतना अच्छा अंकुरण होगा बेटा। ठीक है ना? जितना अच्छा पोषक तत्व मिलेंगे उतने अच्छे अंकुरण। कितने पोषक तत्व होते हैं बेटा पौधे के लिए? कि सर पौधे के लिए 17 पोषक तत्व होते हैं। इसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मतलब अति आवश्यक पोषक तत्व बोला गया है बेटा। कितने को? 17 पोषक तत्व होते हैं। एक पौधे को अपना जीवन यापन कंप्लीट करने के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है बेटा? 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। एक वैज्ञानिक का नाम लिखना न रे, स्टाउट करके एक वैज्ञानिक का नाम आता है बेटा, आर्नर व स्टाउट। आर्नर एवं स्टाउट, आर्नर स्टाउट। सन भी लिख लेना बेटा 1939। अरे 1939। वो थ्योरी भी लिख लेना बेटा, अनिवार्यता की कसौटी। अनिवार्यता की कसौटी इन्होंने दी थी।
अनिवार्यता की कसौटी दी थी। जब इन्होंने 1939 में दी थी रे, तब 16 पोषक तत्व थे। कितने थे? 16 पोषक तत्व की बात की गई थी। कितने पोषक तत्व की? 16 पोषक तत्व की। लेकिन जो 17वां पोषक तत्व है हमारा, ये बाद में जुड़ा था। और बाद में कौन सा पोषक तत्व जुड़ा था बेटा? निकिल वाला पोषक तत्व जो है निकिल, वो 17वां पोषक तत्व ये बाद में जुड़ा था। आर्नर एवं स्टर्न ने 1939 में अनिवार्यता की कसौटी दी थी। और इन्होंने जो खोज की थी बेटा, आर्नर स्टोर ने, इन्होंने मोलिब्डेनम के ऊपर बात की थी। किसके ऊपर बात की थी बेटा? मोलिब्डेनम के ऊपर बात की थी। अरे यहां तक समझ में आया? जो चीज अतिरिक्त लिखवा रहा हूं बेटा, नोट करते हुए जाना। जो चीज अतिरिक्त लिखवा रहा हूं बेटा, नोट करते हुए चलना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कि सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब बेटा आती है मृदा में केशीय जल, कैपिलरी वाटर। इसे ये कि सर ये क्या होता है कैपिलरी वाटर? अब मैं ये बताऊंगा बेटा कैपिलरी वाटर क्या होता है, देखना। अर्थात प्राप्य जल की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है। अरे बेटा तीन से चार प्रकार के जल होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक जल, जिसे आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। इसके बाद अपना केशीय जल होता है। जब हम इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा बेटा कैपिलरी जल क्या होता है, कितने फोर्स पर अवेलेबल या उपलब्ध होता है, और किन किन दो जलों के बीच में यह उपलब्ध होता है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वीय जल, और एक हाइग्रोस्कोपिक जल, इन दोनों के बीच में जो जल उपस्थित होता है बेटा, उसे उपलब्ध जल या कैपिलरी वाटर बोलते हैं। जब मैं आपको इरिगेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, इरिगेशन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैपिलरी या केशीय जल किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जल निकास होने से भूमि के हानिकारक लवण जल में घुलकर बह जाया करते हैं, जिससे भूमि में क्षारीयता अथवा अम्लता होने से बची रहती है। अरे बेटा, अगर पानी भरा रहेगा तो वहां पर सॉल्ट इकट्ठे हो जाएंगे। क्या इकट्ठे हो जाएंगे बेटा? लवण इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर लवण इकट्ठे हो गए तो वो हो सकता है मृदा में अम्लता या क्षारीयता लाने का काम करे। अगर वहां पर सोल्ट जमा हो जाते हैं, और सोल्ट जमा होने के बाद मृदा या तो अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जब पानी भरा रहेगा तो सोल्ट का जो निच्छालन होता है बेटा, लीचिंग होती है। लीचिंग होती है, जो निच्छालन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन निच्छालन। क्या बोलते हैं बेटा? निच्छालन बोलते हैं। ये जो निच्छालन की स्थिति होती है, निच्छालन या लीचिंग, ये वाली अवस्था वहां पर नहीं होती है। और वह जो जो अपने सॉल्ट या लवण होते हैं वो भूमि पर पड़े रहते हैं बेटा, क्योंकि जल भरा रहेगा तो पड़े रहेंगे, क्योंकि वहां पर ना तो लीचिंग हो रही है और ना पर परकोलेशन हो रहा है। बेटा परकोलेशन, लीचिंग वगैरह ये भी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि परकोलेशन कैसे होता है, लीचिंग कैसे होती है, सीपेज कैसे होता है। ये सारी चीज हम जब इरिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि परकोलेशन किसे बोलते हैं, लीचिंग किसे बोलते हैं, और सीपेज किसे बोलते हैं। ये तीन चीजें टर्मोलॉजी है। जब हम अगला इरिगेशन वाला सब्जेक्ट पर जब आएंगे, टॉपिक पर आएंगे, तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर करने वाला हूं। अभी लीचिंग का मतलब समझ लो। मृदा के अंदर ये अपना प्लांट है बेटा, ये प्लांट है बेटा, ये प्लांट है। यहां पर बहुत सारे सोल्ट रहते हैं, हानिकारक भी रहते हैं, लाभकारी भी लेते हैं बेटा। ऐसा तो कोई नहीं हानिकारक या हानिकारक रहेंगे, हानिकारक के साथ साथ लाभकारी भी रहेंगे। अगर हानिकारक के साथ जो लाभकारी भी रहेंगे तो ये क्या करते हैं बेटा, इस जड़ क्षेत्र से ऐसे वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, अरे वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, लंबवत जब ये नीचे की ओर चले जाते हैं बेटा, लंबवत जब ये नीचे की ओर चले जाते हैं, तो इसके साथ साथ लीचिंग होने के कारण यहाँ के जो पोषक तत्व है, जो सॉल्ट होते हैं, ये भी नीचे चले जाते हैं। इसमें लाभकारी भी जाते हैं और अनावश्यक जो पोषक तत्व रहते हैं, जो हानिकारक होते हैं, वो भी चले जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अरे पूरा जल भरा रहेगा तो लीचिंग की कंडीशन भी नहीं आएगी, निच्छालन की कंडीशन भी नहीं बनेगी। तो हानिकारक जो रहते हैं सोल्ट, लवण, वो वहां पर पड़े रहते हैं और मृदा को क्षारीय या लवणीय कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा यहां तक, क्योंकि ऐसा एग्रीकल्चर ना तो तुमने पहले पढ़ा होगा और ना कभी पढ़ोगे बेटा। ठीक है, अगला बेटा, अगला क्या है बेटा? जल निकास की समुचित व्यवस्था से भूमि की सतह पर जल नहीं भरता, जिससे मच्छर एवं हानिकारक कीटों का जन्म नहीं हो पाता। अरे मैंने अभी आपको यही बात बताई थी सबसे पहले जब हमने बात की थी कि हम एक मानव हैं,
मानव के आसपास भी अगर गंदगी रहेगी, जल भरा पड़ा रहेगा, तो मच्छर पनपेंगे, कीट पनपेंगे, और वे मच्छर और कीट क्या करेंगे, हमारे लिए बीमारियां उत्पन्न करेंगे। अरे इसी प्रकार वो पौधों में भी बीमारियां उत्पन्न करेंगे रे। किसमें करेंगे? पौधों में भी बीमारियां उत्पन्न करेंगे। परिणाम स्वरूप पौधे क्या हो जाएंगे? मनुष्यों, पशुओं में भी रोग होने की संभावना कम हो जाती है अगर वहां से, क्योंकि जो प्लांट में होती है, हो सकता है किसी का घर खेत पे ही बना हुआ हो और पानी भरा रहे और वहां पर मच्छर मक्खी का जन्म होने लग जाए, या मक्खन मच्छी पैदा हो जाए, मच्छर या मक्खी पैदा होने लग जाए, तो जो उस खेत पर रहने वाला व्यक्ति है या उस खेत पर रहने वाला मजदूर है, शायद वो भी कई घृणित बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, कई घृणित बीमारियों से वो भी ग्रसित हो सकता है। इसीलिए अतिरिक्त जल को हमें बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है बेटा। जल निकास होने से खेत में सभी कृषि क्रियाएं संपन्न हो जाती है। अरे संपन्न हो जाती है सभी कृषि क्रियाएं। इसके बाद जल निकास होने पर भूमि में जल निकास होने पर भूमि में जल नहीं रुकता, जिससे एक ही भूमि पर कई फसलें प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जिस समय खेत में जल भरा होता है, खेत बेकार रहता है। अरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर खेत में अपना जल भरा रहेगा तो उस समय कोई भी कृषि क्रियाएं हम नहीं कर सकते, कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते। कि सर फिर धान में तो करते हैं हम। अरे तो धान जैसी सब फसलें थोड़ी होती है, क्योंकि धान तो पानी में ही पैदा होता है, और धान में हम पडलिंग करते हैं। धान तो पानी में ही पैदा होता है। सबसे ज्यादा एक प्रश्न पूछता हूं, अगर किसी को पता है बताओ, किस फसल को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? किस फसल को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? कोई बताएगा मुझे आंसर, किस फसल को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? तो बेटा सबसे ज्यादा जो जल की आवश्यकता होती है बेटा गन्ने को होती है, ना कि धान को होती है बेटा। गन्ने को सबसे ज्यादा सिंचाई या जल की आवश्यकता होती है। 2500 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है इसे, 2500 mm जल की आवश्यकता होती है। और धान को जो होती है वो बेटा 1500 से 2200 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। आया समझ में? सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है गन्ने को आवश्यकता होती है अपने पूरे जीवन काल में। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, भूमि दलदल नहीं होती है बेटा। अरे ये बात मैंने कल भी बताई थी रे, दलदल भूमि नहीं होती है, कीचड़ नहीं मचता है तो वहां पर दलदल नहीं होगी, भूमि दलदली नहीं हो पाती, जिससे कृषि संबंधी क्रियाएं से जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई आदि समय पर की जा सकती है। अगर खेत में पानी नहीं रहेगा, भूमि दलदली नहीं होगी, तो निराई, गुड़ाई, जुताई, जो भी भू परिष्करण की क्रियाएं होती है बेटा, भू परिष्करण की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी हम आसानी से कर लेंगे और उत्पादन भी हम आसानी से बढ़ा लेंगे। ठीक है बेटा। जल निकास से मृदा की जल शोषण तथा धारण शक्ति बढ़ जाती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम रहती है और कृषि पर खर्च भी कम होता है। अगर अतिरिक्त जल अगर वहां से निकास कर देंगे तो मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। और एक अधो मैंने अपने कल ही क्लास में बताया था कि मृदा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, मृदा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और जब लगातार उसमें पानी भरे रहेगा तो वो रंध्र क्या हो जाएंगे बेटा? बंद हो जाएंगे। अगर वो रंध्र बंद हो गए तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसकी जल की धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर पानी वहां से अतिरिक्त जल निकास कर देंगे, जल निकास को वहां से हटा देंगे, जल निकास करके अतिरिक्त पानी को अगर वहां से हटा देंगे, तो जो छोटे छोटे अपने स्पोर रहेंगे सोइल के या मृदा के, उनमें पानी भरा रहेगा, एक निश्चित मात्रा में पानी भरा रहेगा। और जब उस मिट्टी में ऑलरेडी पानी भरा रहेगा, हल्की फुल्की नमी की मात्रा जब मिट्टी में रहेगी बेटा, तो हमें अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जल निकास से जल नियोजित ढंग से हटाया जाता है, जिससे भूमि क्षरण की गति धीमी हो जाती है। हाँ बेटा, एक समस्या आएगी, एक समस्या का नॉलेज और तुम्हें ज्ञान जरूर होना चाहिए कि सर हम जल निकास तो करेंगे, पर जल निकास करेंगे कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जल निकास करेंगे। पता लगे तुम्हारा खेत ऐसे ढाल पे, अगर तुम्हारा खेत है और तुमने पूरा जल एक साथ ऐसे निकालने लग गए, अरे ऐसे तुम्हारा ढाल पे खेत है ये वाल, और तुम जल ऐसे निकालने लग गए, तो जल के साथ साथ क्या जाएगा? अरे जल के साथ साथ तुम्हारी मिट्टी भी जाएगी। खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है ऊपर की, खेत की ऊपर की 15 सेंटीमीटर जो जमीन, खेत के ऊपर की जो 15 सेंटीमीटर सोइल होती है उसे बेटा फरोस्लाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरोस्लाइस, याद रखना, फरोस्लाइस, इसको बोलते हैं बेटा फरोस्लाइस।
जो खेत में ऊपरी 15 सेंटीमीटर जो सोइल होती है उसे बोलते हैं फरोस्लाइज, और इसी 15 सेंटीमीटर भूमि में, इसी 15 सेंटीमीटर सोइल में खेती का काम, या सबसे उपजाऊ परत ऊपरी 15 सेंटीमीटर होती है जिसे फरोस्लाइज बोलते हैं। आया बेटा समझ में? जिसे क्या बोलते हैं? फरोस्लाइज बोलते हैं। यही उपजाऊ होती है। और अगर तुम्हारा खेत ऐसा रहा और तुमने पूरा पानी सोचा कि ऐसे ऐसे निकाल दूं, मैं तो नालियां बना बना के पूरा पानी निकाल दूं और साइड वाले से ज्यादा उत्पादन ले लूं, जल्दी जल्दी मेरा काम कर लूं, मैं तो साइड वाला देखता रहे, बगल वाला खेत वाला देखता रहे, और यार कितना अच्छा काम कर रहा है, तो पूरा पानी निकाल दिया अपने खेत में। अरे पर गधो, तुम्हें, अगर तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुमने मेरी क्लास ज्वाइन करी, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर तुमने यहाँ से पानी निकाला तो इस पानी में बहकर क्या जाएगी बेटा? अरे तुम्हारी मिट्टी भी जाएगी, तुम्हारी सोइल भी जाएगी, और अगर 15 सेंटीमीटर तक अगर तुम्हारी सोइल चली गई तो तुम्हारी उपजाऊ क्षमता, खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो लगभग 50 से 60% कम हो जाएगी। कितने? 50 से 60% कम हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद जल निकास द्वारा भूमि के अंदर लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा कृषि उपज बढ़ जाती है। अरे बार बार वही बात घूम फिर के आ रही है, इतनी बार तो तुम्हें मैंने बोल बोल के लिखा दिया कि तुम कोई सी भी एग्जाम में जाके लिख दोगे। ठीक है बेटा, अगला अपन बात करते हैं अतिरिक्त जल से होने वाली हानियां। अब अतिरिक्त जल से क्या क्या हानियां होगी हमारे प्लांट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिख रहा है बेटा क्लियर सबको? अब देखो, अतिरिक्त जल से आने वाली हानियां, वायु संचार में बाधा। सबसे पहली बात तो वायु संचार में बाधा होगी। सबसे पहली बात तो एक ही बात 10 बार बताई रे, अरे एक ही बात 10 बार बताई, वायु संचार में बाधा। देखो, मृदा के रिक्त स्थानों में जल भर जाने से उसमें वायु प्रवेश के लिए स्थान नहीं बचता है रे। अरे अभी बताए थे, मृदा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, मृदा में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों में जब ऑलरेडी जल भरा रहेगा तो उनमें वायु नहीं जाएगी, और अगर वायु नहीं जाएगी तो वायु संचार नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लो रे, यहां समझा देता हूं। ये हमारी सोइल के स्पोर है। इसमें क्या होता है बेटा? ये 50% जो होता है इसमें जल और वायु भरी रहती है, और ये जो 45% होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ नहीं, इसमें मिनरल्स रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं बेटा? मिनरल्स रहते हैं हमारे। और 5% में जो रहते हैं हमारे कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। 5% में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। और इस 50%, जो ये 50% की मैं आपको बात बोल रहा हूं, इस 50% में बेटा 25% में जल और 25% में वायु भरी रहती है। 25% में वायु भरी रहती है। ये 45% भाग पर हमारे मिनरल्स रहेंगे। 45% भाग में हमारे मिनरल्स रहते हैं। 5% में हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ रहते हैं। 25% जल और 25% वायु। 25% जल और 25% वायु। जब अगर मृदा में ऑलरेडी हमारा जल ही भरा पड़ा है पूरा, अगर इस 50% भाग में पूरा जल ही भरा पड़ा है, पूरा जल ही जल है बेटा, अरे पूरा जल ही जल है, तो वायु के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, वायु के लिए कोई स्थान नहीं बनेगा। और जब वायु के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा तो वहां पर वायु का संचार भी नहीं होगा, वहां पर वायु का संचार भी नहीं होगा। ठीक है बेटा? इसके अलावा पौधे की जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक वायु ऑक्सीजन जरूरी होती है, अतः इसकी अनुपस्थिति में पौधे की वृद्धि रुक जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? आगे चलें। यहां तक क्लियर सभी को? अब बेटा देखो, अगले अपन क्या बात कर रहे हैं। इतनी सारी हमारी आज बात हुई है, कुल मिला के सारी चीज का एक ही सार निकल रहा है, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना है ताकि हमारी वायु संचार भी अच्छे से रहे, हमारे जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी अच्छे से क्रियाशीलता करते रहे। इसके साथ साथ हमारी लीचिंग वगैरह जो भी प्रोसेस होती है जिससे हानिकारक पोषक तत्व वगैरह होते हैं वो भी जमीन के नीचे चले जाते हैं, वो भी होना आवश्यक है। अरे ये तो तुम मन से लिख दोगे, इतना तो मैंने बोल बोल के बता दिया तुम्हें कि जल निकास करना बहुत जरूरी है। जल निकास के लाभ भी बताया बेटा तुम्हें, जल निकास की तुम्हें हानियां भी बताई। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। कोई किसी को भी किसी भी चीज में अगर कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे जिससे मैं उसका कमेंट पढूं और उसका
सॉल्यूशन करके यहीं पे क्लास में जाऊं, उसका डाउट यहीं पर क्लियर करूं मैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा जल निकास, हम कल जब आएंगे क्लास में तो इससे आगे के बारे में हम बात करेंगे। जब कल हम क्लास में आएंगे तो इससे आगे की हम बात करेंगे बेटा। जब कल हम क्लास में आएंगे तो इसके आगे की हम बात करेंगे बेटा। ये जो सारा हमारा जल निकास की प्रणालियां देखेंगे, हम सिस्टम और ड्रेनेज देखेंगे, कैसे कैसे हम ड्रेनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती है जिससे निच्छालन को भी हम कम कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।